कि 18 फरवरी को हिंदी के पेपर में 100 में 95 प्लस करके आना है और इसके लिए स्टूडेंट आप सभी को सबसे पहले हिंदी के 100% फिक्स टॉपिक को पढ़कर जाना है। आप सभी को पता है कि हमारे हिंदी में 5-6 टॉपिक ऐसे हैं ना जो 100% फिक्स हैं, मतलब वो आएंगे ही आएंगे। कोई भी हिंदी का टीचर आपको बता सकता है। और आज जब एग्जाम हमारे सर पर है ना, मैं आपके लिए लेकर आया हूं 18 फरवरी हिंदी के पेपर के 100% फिक्स टॉपिक को। अगर ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूं भैया 40 नंबर आपका इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। और वही टॉपिक मैं बताऊंगा जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब 100% फिक्स वाले टॉपिक। ये मैं नहीं बोल रहा, ये रिकॉर्ड बोलता है। और ये टॉपिक 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। देखो, जब भी आपको कोई भी टीचर हिंदी पढ़ाता है ना, वो आपको ये कहता है भैया कि आपके बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय जो होता है, साहित्यिक परिचय, वो आना ही आना है, मतलब वो आएगा ही आएगा 10 नंबर का। ठीक है, ये 100% फिक्स है कि ये आएगा ही आएगा। और आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाना, जब रिजल्ट आएगा ना, आपके क्लास का सबसे तेज बच्चा जो हिंदी का है वो भी पूछेगा भाई तू 100 में 95 प्लस कैसे लेकर आया। अब समय नहीं है, खुद को भैया कमरे में बंद करके मेहनत करना शुरू कर दो, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब मेहनत यानी कि नींद अधूरी होगी। फिर हम पढ़ेंगे कहानी 5 नंबर का, ये भी भैया 100% फिक्स है, मतलब ये सब टॉपिक आते ही आते हैं, वो मैं लेकर आया हूं आज की इस वीडियो में। उसके बाद में हम पढ़ेंगे खंड काव्य 5 नंबर का, 100% फिक्स है, जो हम बताएंगे वही आएगा। फिर संस्कृत का पद्यांश या श्लोक पढ़ेंगे 7 नंबर का, ये भी 100% फिक्स होता है। और फिर हम पढ़ेंगे रस छंद अलंकार 6 नंबर का, ये भी 100% फिक्स होता है। मतलब 10 5 15 5 20 7 27 6 33 नंबर के टॉपिक हैं जो 100% फिक्स होते हैं। अब आप कहेंगे सर आप तो 40 नंबर बता रहे हैं। देखो, 7 नंबर का एक और टॉपिक है ना जो मैं अभी लास्ट में आपसे डिस्कस करूंगा। टोटल 40 नंबर के टॉपिक फिक्स होते हैं। वो जो 7 नंबर का टॉपिक है सीक्रेट है, वो मैं अभी बताने वाला हूं। तो इन सबको आज हम एक एक करके पढ़ेंगे। समय भले ही लग जाए मेरे भाई, कुछ बड़ा करने के लिए टाइम तो देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे साहित्यिक परिचय को। आज हम पूरे 5 साहित्यिक परिचय इस वीडियो में पढ़ेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हम पढ़ेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, कैसे आपको लिखना, ये आएंगे ही आएंगे, हर साल ये बोर्ड एग्जाम में आते हैं। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का पढ़ेंगे, फिर मैथिली शरण गुप्त जी का, फिर महादेवी वर्मा और रामधारी सिंह दिनकर। ये दोनों लेखक हैं, ये कवि हैं। 10 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को जितना हो सके लाइक करना, 2000 टारगेट है इस वीडियो के लाइक का। अगर 2000 लाइक्स तक पहुंचा दोगे ना, अभी मैं आपको बताऊंगा फ्री में पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा। ठीक है, टेंशन मत लेना। तो चलिए एक एक को पढ़ते हैं। पहले हम साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे, फिर कहानी, फिर खंड काव्य। मतलब आज हम पूरा 100% फिक्स टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, हम वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। बस ध्यान से आप देखते रहो, ये हिंदी है, इसमें रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। देखो, वासुदेव शरण अग्रवाल, जब भी किसी लेखक या कवि का साहित्यिक परिचय लिखो ना, पहले छोटा सा आपको जीवन परिचय लिख देना है, या फिर एक बॉक्स बना के संक्षिप्त परिचय लिख दीजिए। ठीक है, तो एक छोटा सा हम जीवन परिचय लिख देंगे। देखो, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ और यही इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का यह महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गया। बस इतना जीवन परिचय आपको लिखना है, ध्यान से समझना, ये 100% फिक्स वाले टॉपिक हैं। ठीक है, अब देखूं
साहित्यिक परिचय मेन हेडिंग हम लोग देखेंगे, मतलब इनका हिंदी साहित्य में कैसा परिचय है वो आपको इसमें लिखना होता है। बाय द वे ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन आज हम 100% फिक्स टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको पूरा जो 100% फिक्स टॉपिक है ना उसका रिवीजन करा देता हूं एग्जाम से पहले। देखो साहित्यिक परिचय अब हम पढ़ेंगे। डॉक्टर अग्रवाल, मतलब हिंदी साहित्य में इनका परिचय कैसा है। देखो डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कट इच्छा थी, अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधात्मक निबंधों की रचना की। इनके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबद्ध हैं, मतलब जो जो ये करते थे, जैसे लेखक थे वो सब लिखना है। इन्होंने अपने निबंधों में प्रागैतिहासिक, वैदिक एवं पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया। निबंध के अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादन और पाठ शोधन कार्य भी किया। जायसी के पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इन्होंने बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन भी प्रस्तुत किया। बस इतना लिख दो 3 नंबर। मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं भैया, हो सकता है आपने दूसरे बुक से याद किया हो, वो दूसरी तरह से हो, तो उसको भी लिख सकते हो, सारे बुक में सही होते हैं, ठीक है। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगर आपको नहीं याद है तो ये वाला याद कर लेना, ये आएगा ही आएगा, और ये 100% फिक्स वाले टॉपिक है मेरे भाई, मतलब ये आएंगे ही आएंगे। 17 फरवरी को आधी रात को भी देख रहे हो ना तो वीडियो जरूर देख लेना। फिर रचनाएं देख लो, 2 नंबर इसका हमें मिलेगा। देखो इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है, जैसे निबंध संग्रह में पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृत, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, पुत्रोहम, पृथिव्या, वाग्धारा, ये सब इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। शोध प्रबंध में पाणिनकालीन भारतवर्ष, आलोचना साहित्य में पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन। बस इतना लिख दो, 2 नंबर फिक्स है, मतलब 5 में 5 लेकर आओगे। 3 नंबर साहित्यिक परिचय का, 2 नंबर रचनाओं का, 5 नंबर कंप्लीट। तो अभी तो हमने सिर्फ वासुदेव शरण अग्रवाल जी का पढ़ा, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम पढ़ेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। प्रोसेस सेम है, सिर्फ आपको उनके बारे में लिखना है। जो जो मैं बता रहा हूं लिख कर ले लो, और अगर आपको कोई याद है आप लोग हमें बता देना, सर मुझे ऑलरेडी इनका याद है, ठीक है। सारे बच्चे कमेंट करेंगे। बाकी विथ ट्रिक मैं आपको समझाने वाला हूं, कैसे ट्रिक के साथ आपके पूरे 40 नंबर कंप्लीट होंगे। देखो दूसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय देख लो, सेम प्रोसेस। देखो हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का 19 मई 1979 ईस्वी को रुग्णता के कारण स्वर्गवास हो गया, ठीक है। बस इतना लिख दो, फटाफट नोट करो, छाप लो। अब समय नहीं है भैया कि अगले महीने पढ़ लेंगे, अगले हफ्ते पढ़ लेंगे, अब तो बिल्कुल समय नहीं है, एकदम पास है एग्जाम, ध्यान से समझ लो। अब मौका आपके पास नहीं मिलेगा। अगर अब आपने नहीं पढ़ा तो भाई मौका नहीं मिलेगा। मौके सबको मिलते हैं, लेकिन टॉप पर वही बनता है जो मेहनत करता है। साहित्यिक परिचय पे आ जाओ। हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बांग्ला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला का संपादन किया। इन्होंने नित्य प्रति के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों की मार्मिकता के साथ चित्रण किया है। ये हिंदी ललित निबंध लेखकों में अग्रगण्य हैं। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डी.लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। आपका 3 नंबर फिक्स है। जो भी पुरस्कार मिले वो भी साहित्यिक परिचय में आपको लिख देना है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब समय है गोल्डन टाइम, चाहो तो इसी को सोना बना दो, चाहो तो सोने में गुजार दो, भाई आपके ऊपर है, ठीक है। अब मेहनत शुरू होगा, अंतिम प्रहार हमारा है। चलो रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न। निबंध में अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, ठीक है। आलोचना साहित्य में सूरदास, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर साहित्य, फहचर साहित्य का मर्म, इतिहास में हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य, उपन्यास में बाणभट्ट की आत्मकथा, चार चंद्रलेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा, संपादन में नाथ सिद्धों की बानियां, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक। 2 नंबर इसका कंप्लीट। 5 में 5 आपको मिल गए।
तो आप दो लेखकों का जरूर पढ़ लेना, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन दोनों लेखकों का साहित्यिक परिचय आपको आना चाहिए, और हरिशंकर प्रसाई और प्रो जी सुंदर रेड्डी में से किसी एक का पढ़ लेना, ठीक है। बस आपका 5 नंबर फिक्स है, कोई काट ही नहीं सकता, क्योंकि ये 100% फिक्स होता है, ठीक है। आगे बढ़ो, कवियों पे चले ना, तो कवियों में सबसे पहले हम मैथिली शरण गुप्त जी का पढ़ेंगे। प्रोसेस सेम है। देखो जीवन परिचय पहले, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि थे। घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया, जहां इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। जीवन के अंतिम क्षणों तक ये निरंतर साहित्य सृजन करते रहे, और 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को मां भारती का ये महान साधक पंचत्व में विलीन हो गया। काम खत्म, ठीक है। जीवन परिचय हो गया। स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई, नोट्स फ्री में मिल रहे हैं, आप लोग बस सपोर्ट बनाए रखो, वीडियो को जितना हो सके लाइक करो, दिखा दो भाई कि हम इस बार 2026 में आग लगा के आएंगे, ठीक है। साहित्यिक परिचय, गुप्त जी का झुकाव गीत काव्य की ओर था, और राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृति तो उत्पन्न की ही, साथ ही सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलन में भी भाग लेते रहे, जिसके फलस्वरूप इन्हें जेल भी जाना पड़ा। साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। ये सब पुरस्कार हैं। भारत सरकार ने गुप्त जी को इनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया, और राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया। ये इनका साहित्यिक परिचय 3 नंबर फिक्स है मेरे भाई। समझो, अभी हम साहित्यिक परिचय समझ रहे हैं, फिर हम कहानी पढ़ेंगे, खंड काव्य, संस्कृत पद्यांश, रस, छंद, अलंकार, मतलब 100% फिक्स टॉपिक का पूरा सफाया इस वीडियो में। रचनाएं देख लो बच्चों, रचनाएं क्या है इनकी? 2 प्रकार की रचनाएं ये करते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं निम्न है। मौलिक रचनाओं में भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, नहुस आदि। अनुदित रचनाओं में मेघनाथ वध, ब्रजभाषा, वीरांगना, प्लासी का युद्ध आदि। बस लिख दो, 2 नंबर कंप्लीट। 5 में 5 लेकर आओगे भाई। चलो अगला देखते हैं, अगले कवि का। अगले हैं हमारे महादेवी वर्मा जी, बहुत ही फेमस कवित्री हैं, बहुत सारे पुरस्कार इनको मिले हैं। देखो जीवन परिचय, महादेवी वर्मा जी का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। इन्होंने FA, BA और MA परीक्षाएं सम्मान सहित उत्तीर्ण की। 11 सितंबर 1987 को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। बस खत्म करो काम। साहित्यिक परिचय पे आ जाओ। महादेवी वर्मा जी का प्रमुख रचना क्षेत्र काव्य है। इनकी गणना छायावादी कवियों की बृहत चतुष्टयी, प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, पंत, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी में होती है। ये सब छायावाद के फेमस कवि और कवित्री हैं। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हैं। चांद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया है। भारत के राष्ट्रपति से इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें सेक्सरिया पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। मई 1983 ईस्वी में भारत भारती तथा नवंबर 1983 ईस्वी में यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। 3 नंबर कंप्लीट। आप भी इतना मेहनत करो ना कि एक दिन आपको भी भाई सम्मानित किया जाए, टॉपर बन के निकलो। चलो अगला रचनाएं। महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं निम्न है। काव्य में निहार, रश्मि, नीरजा, शांत गीत, दीपशिखा, यामा आदि। निबंध संग्रह में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां आदि। आलोचनात्मक ग्रंथ में हिंदी का विवेचनात्मक गद्य। बेटा 2 नंबर इसका। 5 में 5 फिक्स है। कुछ बच्चे सोचेंगे सर जी आपका स्पीड तो बिल्कुल 5G वाला है। मेरे भाई अब समय नहीं है, कम से कम समय में आपको पूरा कवर करना है हिंदी। ये समझ लो आपका रिवीजन है। मुझे पता है आप में से ज्यादातर स्टूडेंट को ये साहित्यिक परिचय पहले से ही याद होंगे, लेकिन रिवाइज हो जाए फिर से, ठीक है। कुछ बच्चे नहीं याद किए हैं, वो जाग जाओ मेरे भाई, क्योंकि अब समय नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर का पढ़ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मैं बता रहा हूं, एक और पढ़ लेना। जैसे देखो मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर का मैं बता रहा हूं। एक आप सुमित्रानंदन पंत का पढ़ लेना। 5 नंबर कोई काट ही नहीं सकता, ठीक है। तो देखो जीवन परिचय। श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी को जिला मुंगेर, बिहार के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की ही पाठशाला में हुई। इनका स्वर्गवास 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को मद्रास, चेन्नई में हो गया। बस खत्म काम, ठीक है। अब देखो, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट भाई। नोट्स आपको सारे नोट्स हमारे शुभम लेक्चरर ऐप पे बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। जाकर डाउनलोड करो और एंजॉय करो, उसी पे सारे नोट्स मिलेंगे, ठीक है, बिल्कुल फ्री। अब लाइक कर देना वीडियो को इस बात पर। साहित्यिक परिचय।
दिनकर जी की सबसे प्रमुख विशेषता उनकी परिवर्तनकारी सोच रही है। उनकी कविता का उद्भव छायावाद युग में हुआ और वो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि युगों से होकर गुजरी। इस दीर्घकाल में जो आरंभ से अंत तक उनके काव्य में रही वो है उनका राष्ट्रीय स्वर। दिनकर जी राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक रहे हैं। इन्होंने देशानुराग की भावना से ओतप्रोत, पीड़ितों के प्रति सहानुभूति की भावना से परिपूर्ण तथा क्रांति की भावना जगाने वाली रचनाएं की हैं, यहां पे लिख देना, ठीक है। तो आपका 3 नंबर फिक्स हो गया। बस नोट करो फटाफट। रचनाएं देख लो। दिनकर जी की रचनाएं निम्न है। काव्य रचना में रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। कविता संग्रह में रसवंती, द्वंद्व गीत, सामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, नीलकुसुम, चक्रवाल, कविश्री, सीफी और संघ, परशुराम की प्रतीक्षा, स्मृति, तिलक, हारे को हरनाम। बाल साहित्य में धूप छां, मिर्च का मजा, सूरज का ब्याह। 2 नंबर कंप्लीट। 5 में 5 आएगा भाई, बस ऐसे लिख के तो आओ। तो मैंने आपको 5, 2 लेखक 3 कवि, 5 मोस्ट इंपोर्टेंट साहित्यिक परिचय बता दिया भैया। 10 नंबर आपका फिक्स है। अब हम चलेंगे कहानी पे। मैंने बताया था ना कि मैं सबको बताऊंगा। कहानी में 2 कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पंचलाइट, दूसरा है बहादुर। कहानी में 2 चीजें होती है, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है बच्चों सारांश, ठीक है, सारांश होता है। तो देखो, आप पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, पंचलाइट कहानी का सारांश, बहादुर कहानी का उद्देश्य, बहादुर कहानी का सारांश पढ़ लेना, ठीक है। ध्रुव यात्रा भी पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन हम सारांश पढ़ेंगे केवल। उद्देश्य आप खुद पढ़ लेना, सारांश बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ में उद्देश्य आप लोग बुक से पढ़ लेना या मैं बता दूंगा अलग से। तो पंचलाइट कहानी का सारांश आज हम और बहादुर कहानी का सारांश पढ़ेंगे। देखो ध्यान से, पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। रेणु का मतलब फणीश्वर नाथ रेणु। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण किया गया है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। बिहार में एक महतो टोली है जिसमें कुछ अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसको वो पंचलाइट बोलते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठा हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य करने से पहले वो पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। अरे भाई, लेकर आ गए हैं लेकिन इतने अशिक्षित है ना कि वो जला ही नहीं पाते। अब देखो, हीरो की एंट्री होगी, देखो ध्यान से। इस स्टोरी में गोधन नाम का एक युवक है, जो वो गांव की मुनरी नाम की एक युवती से प्रेम करता है। मतलब गोधन जो है गांव की मुनरी से प्रेम करता है। मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वो उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। मतलब मुनरी की जो मां है गुलरी काकी, उन्होंने पंचायत वालों से शिकायत कर दी थी ना कि गोधन मेरे घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। सनम रे मैं तेरा सनम हुआ रे, और मेरी बेटी पर लाइन मारता है भाई, ऐसा उनकी शिकायत थी, ठीक है। तो होता क्या है, इस कारण पंचों ने उसे से निकाल रखा है। मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है, मतलब गांव वालों ने गोधन को गांव से ही निकाल दिया, ठीक है। लेकिन अब वो पंचलाइट लेकर आए हैं गांव वाले, कोई जलाएगा नहीं तो आसपास के गांव वाले खूब मजाक उड़ाएंगे। तो भाई अब देखो एंट्री होगी। देखो, मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। वो चतुराई से ये बात पंचों तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं। भाई, वो पंचायत वाले जो है ना, गोधन वो पंचलाइट को जला देता है। गोधन आता है, पंचलाइट को जला देता है। अब गांव वाले उसको पुनः जाति में ले लेते हैं भैया, ठीक है। आगे देखो, मुनरी की मां गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। अरे वो गुलरी काकी जिसने गोधन को गांव से बाहर निकलवाया था, आज वो उसको डिनर के लिए इनवाइट कर रही है। मेरे भाई, आपके अंदर टैलेंट है ना, तो आपको लोग पूछेंगे। यहां पे वही चीज कही जा रही है, समझ लो। लड़के के पास टैलेंट था, उसको जलाना आता था, देखो सब उसके साथ हो गए। तो आप भी कोई ना कोई टैलेंट आपको सीखना होगा। पंच भी अति उत्साहित होकर कह देते हैं, तुम्हारा साथ खून माप, खूब गाओ सलीमा का गाना। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। कहानी का कथानक सजीव है। सीधे साधे अनपढ़ लोगों की संवेदनाओं को वाड़ी देने में रेणु जी समर्थ रहे हैं। इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। बस हो गया, बहादुर पंचलाइट कहानी हो गया, कुछ था नहीं।
मतलब भैया बिहार का महतो टोली है, वहां पे अशिक्षित लोग हैं। अब होता क्या है कि वो लोग लाते हैं पेट्रोमैक्स पंच लाइट, सब लोग बहुत खुश हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है शुभ कार्य करने से पहले पूजा पाठ कर लो, लेकिन कोई पंच लाइट जलाना नहीं जानता। उधर गोधन नाम का एक लड़का होता है जो गांव की मुनरी नाम की लड़की से प्रेम करता है। अब मुनरी की मां गुलरी काकी जो है गोधन का शिकायत कर देती है, उसको गांव से बाहर निकलवा देती है। फिर जब पंच लाइट जलाने की बारी आती है, गोधन को बुलाया जाता है, वो गांव की इज्जत बचाता है पंच लाइट जलाकर, फिर उसको गांव में रख लिया जाता है। बस काम हो गया। कुछ है? कुछ नहीं है कहानी में। बहादुर कहानी तो और आसान है मेरे भाई। बहादुर कहानी का सारांश भी पढ़ ले। चलो देखो, अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। होता क्या है, अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का होता है जो अपनी मां के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। कुछ नहीं है। अरे लेखक की पत्नी निर्मला है, वो अपने रिश्तेदारों के घर देखती हैं कि उनके यहां नौकर हैं, सारे काम नौकर कर रहे हैं, तो वो भी एक नौकर रखना चाहती हैं। बहादुर 12 से 13 साल का नेपाल का लड़का होता है जो अपनी माता जी के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चलाता है और निर्मला के यहां नौकरी पर रख लिया जाता है। अब उसको बच्चे को क्या पता कि भाई अपने तो अपने होते हैं, जो प्यार मम्मी देंगी, भले ही आपने गलती की होगी वो बोल दी होंगी, लेकिन भाई अब यहां पे देखो क्या होगा। देखो, निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। वो घर का सारा काम करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। भैया गाली गलौज मारपीट तक ठीक था, लेकिन जब आप किसी पर वो इल्जाम लगाओगे जो उसने नहीं किया है तो ये गलत है मेरे भाई, सरासर गलत है। ठीक है, अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। होता वही है जो खुदा चाहता है, भगवान जो चाहते हैं। ठीक है, देखो अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके हैं। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं, परंतु भाई अब पछताए होत के जब चिड़िया चुग गई खेत। जब बहादुर चला गया बेटा, लौट के वो वापस तो आएगा नहीं। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसके इसी चरित्र के कारण ये कहानी हमें प्रिय है। बस हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलेंगे खंड काव्य पे। भैया साहित्यिक परिचय 10 नंबर, कहानी 5 नंबर, खंड काव्य 5 नंबर का आता है। ये 100% फिक्स होता है, लेकिन ये जिला वाइज होता है। जैसे देखो भैया, ये यूपी में किस जिले से आप हो, कुछ जिलों में मुक्त यज्ञ है, कुछ जिलों में सत्य की जीत, कुछ जिलों में रश्मि रथी, कुछ जिलों में आलोक वृत्त, कुछ जिलों में त्यागपथी, कुछ जिलों में श्रवण कुमार। भैया ये जिला वाइज है। अभी मान लो मैं त्यागपथी पढ़ा दूं और आपके यहां दूसरा हो तब, तो ये आपको अपने जिले के हिसाब से पढ़ना है। आप लोग अपने हिंदी वाले टीचर से पूछ लो या क्वेश्चन बैंक या बुक में देख लो कि हमारे जिले में कौन सा है, वही पढ़ लो। ये भैया 100% फिक्स होता है नंबर, मतलब ये नंबर जो है ना 100% फिक्स है। आप अपने जिले का पढ़ लो, काम खत्म है। ठीक है, इसको मैं कैसे पढ़ा दूं, तो इसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, 20 नंबर कंप्लीट। अब संस्कृत का श्लोक देख लेते हैं भैया। संस्कृत का पद्यांश या श्लोक जो है, मैंने क्यों कहा कि ये 100% फिक्स है, क्योंकि एक चैप्टर है आपके संस्कृत में सुभाषित रत्नानी। सुभाषित रत्नानी एक चैप्टर है। इस पूरे चैप्टर के जितने भी श्लोक हैं सबको पढ़ लो भैया, उसी में से आएगा। बाकी जो चैप्टर है किसी किसी में एक एक श्लोक है, उसको पढ़ लेना, फिर तो आपका नंबर कोई काट ही नहीं सकता मेरे भाई। मतलब 100% फिक्स है आपका नंबर। मतलब आप सुभाषित रत्नानी पूरा चैप्टर पढ़ लो, साथ में आपके जो और चैप्टर है किसी किसी में एक एक श्लोक है उसको पढ़ लो। तो भाई एक चैप्टर पढ़ने से और एक चैप्टर का एक एक श्लोक पढ़ने से अगर आपका 7 नंबर फिक्स हो जा रहा है तो ये 100% फिक्स ही टॉपिक होगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, संस्कृत पद्यांश या श्लोक, हम आपको सुभाषित रत्नानी के सारे श्लोक बता देंगे। हो सकता है अलग चैप्टर के भी एक आध श्लोक बता दें, तो ये पढ़ लो भाई। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लो। जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, ये रिकॉर्ड बोलता है। हमारे तो शब्द हैं भाई, लेकिन रिकॉर्ड के हिसाब से मैं बोल रहा हूं। जैसे देखो,
भाषासु मुख्या मधुरा दिव्य गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादप सुभाषितम। मतलब भाषाओं में सबसे मुख्य मधुर और दिव्य संस्कृत भाषा है, उससे भी मधुर उसका काव्य है और उससे भी अधिक मधुर उसके सुभाषित वचन है। बस यही हिंदी मीनिंग होगा। पहले संदर्भ लिखना है, आपको संदर्भ के साथ हिंदी अनुवाद करना होता है। तो जब भी इसको सॉल्व करना ऐसे भाषासु मुख्या डॉट 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 करके सुभाषितम, पहले संदर्भ लिखो। प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से अवतरित है। 2 नंबर इसका मिलेगा और 5 नंबर हिंदी अनुवाद का। ये देखो अनुवाद, भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान मधुर और अलौकिक है, उससे अधिक मधुर उसका काव्य और उस काव्य से भी अधिक मधुर उसके सुभाषित वचन है। 5 नंबर इसका मिल जाएगा। मतलब मेरे भाई 7 में 7 लेकर आओगे अगर ऐसे करके आओगे। सिर्फ एक ही नहीं, मैं आपको सारे श्लोक बता दूंगा। चलो दूसरा वाला देखते हैं। टेंशन मत लो, टेंशन जब तक है आपका भाई शुभम। दूसरा देखो, सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। मतलब सुख चाहने वाले को विद्या कहां और विद्या चाहने वाले को सुख कहां। सुख चाहने वाले को विद्या त्याग दी जानी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। मतलब भाई अगर आप पढ़ रहे हो ना, दिन रात मेहनत कर रहे हो, तो आपको ज्यादा सुख नहीं मिलेगा स्टार्टिंग में, लेकिन पढ़कर कुछ बन गए ना तो एंजॉय है। इसीलिए मैं कहता हूं पढ़ो। देखो सुखार्थिना डॉट 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 करके त्यजेत सुखम। संदर्भ वही लिख दो, प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से अवतरित है। पूरे हिंदी की कॉपी लिखना मैं बता चुका हूं, यूट्यूब पे सर्च करो हिंदी की कॉपी कैसे लिखे, शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। अनुवाद देखो, सुख चाहने वाले को विद्या कहां और विद्या चाहने वाले को सुख कहां। सुख इसलिए सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या प्राप्त करने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए, अथवा विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। बस स्क्रीनशॉट लो फटाफट, कुछ है नहीं। तीसरा देखो, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्णते घटाशा हेतु विद्या नाम धर्मस्य च धनस्य च। मतलब जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। साहेतु सर्व विद्या नाम धर्मस्य धनस्य। उसी प्रकार समस्त विद्याओं, धर्म और धन, ये सब एकत्रित करने को, संग्रह करने का भी यही हेतु है। मतलब अगर निरंतर इनको हम प्राप्त करते रहे तो घड़ा भर जाएगा। देखो ध्यान से, जल बिंदु डॉट 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 करके धनस्य च। संदर्भ वही लिख दो, प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से अवतरित है। संदर्भ वही है। अनुवाद देख लो, जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। समस्त विद्याओं, धर्म और धन को संग्रह करने का भी यही हेतु या कारण है। अर्थात निरंतर उद्योग करने रहने से ये धीरे धीरे ये तीनों वस्तुएं संग्रहित हो पाती हैं। मतलब भाई अगर आप थोड़ी थोड़ी विद्या अर्जित करोगे, थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करोगे तो एक दिन बहुत ज्यादा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करोगे, एक दिन बहुत ज्यादा हो जाएगा। और थोड़ा थोड़ा आप धर्म पर अपने ध्यान दोगे, एक दिन धर्मात्मा बन जाओगे। चलो अगला देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट वाला। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निंद्रया कलहेनुमा। मतलब बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के विनोद में और मूर्खों का समय लड़ाई झगड़ा, सोना और बुरे शौकों में बीतता है। देखो काव्य शास्त्र डॉट 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 करके कलहेनुमा। संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से अवतरित है। इसी चैप्टर से आना ही आना है। आप भाई पिछले साल के 2025, 24, 26, 22 जो भी पेपर है सब उठाकर देख लो, ये बार बार आए हैं। अनुवाद देखो, बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों की चर्चा के विनोद या आनंद में बीतता है और मूर्खों का समय बुरे शौकों में, सोने में या लड़ाई झगड़े में बीतता है। 5 नंबर इसका, 2 नंबर इसका। पूरे 7 में 7 लेकर आओगे मेरे भाई अगर ऐसे करके आओगे। अगला देख लो, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रिय वादिनम वर्जेता दर्शम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं चिल्ला चिल्ला के एनर्जी लॉस कर रहा हूं भाई, ये सब आते हैं 100%। तो देखो, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रिय वादिनम, जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो और सामने मीठा बोलने वाला हो। वर्जेता दर्शम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम, उस मित्र को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार विष से भरे घड़े को जिसके ऊपरी भाग में दूध लगा होता है उसको छोड़ देते हैं। देखो पहले ऐसे लिखेंगे, फिर संदर्भ लिख देंगे वही सेम। फिर अनुवाद, जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो पर सामने मीठा बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार विष से भरे घड़े को जिसके ऊपरी भाग में दूध लगा हो उसको छोड़ दिया जाता है। बस हो गया, 7 नंबर फिक्स। अगला देखो, उदेति शबिता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेत चा संपत्तो चा विपत्तो महत्ता चा महता में एक रूपता। मतलब उदेति सबिता,
सूर्य उदित होते समय भी लाल होता है, ताम्रस्ताम्रे वास्तमेच्चा, और अस्त होते समय भी लाल होता है। उसी प्रकार संपत्तो चा विपत्तो, संपत्ति और विपत्ति दोनों स्थितियों में महता में एक रूपता, महापुरुष जो है एक रूप रहते हैं। अब ऐसे लिख दो, उदेति शब्दता डॉट 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 करके महता में एक रूपता। संदर्भ लिखो भैया हेडिंग डाल के खूब प्यारा सा, ठीक है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित नामक पाठ से अवतरित है। अनुवाद देखो, हेडिंग डालो, सूर्य उदित होते समय लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल ही होता है। इस प्रकार संपत्ति और विपत्ति दोनों स्थितियों में महापुरुष एक रूप रहते हैं, अर्थात सुख में हर्षित और दुख में पीड़ित नहीं होते, अपितु संभाव से सुख और दुख दोनों को ग्रहण करते हैं। बस हो गया, समझ में आ रहा है ना मुन्ना। चलो अगला, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलशादो विपरीत में जिज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अब मतलब विद्या विवाद आए, मतलब विद्या वाद विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, शक्ति परेशान पर पीड़ना, शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है। किसकी? दुष्ट व्यक्तियों की। जबकि साधु या सज्जन पुरुष की विद्या देखो, खलश से साधु विपरीत में ज्ञान आए, विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और चारक्षणाएं, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। विद्या विवादाय डॉट 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 करके दानाय च रक्षणाय। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित नामक पाठ से अवतरित है। आपको संदर्भ सेम ही लिखना है पूरे चैप्टर का। दूसरे चैप्टर का आ जाता है भाई, चैप्टर का नाम बदल दो, काम खत्म है। अनुवाद, दुष्ट व्यक्ति की विद्या वाद विवाद के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है। इसके विपरीत साधु की विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। 5 इसका, 7 2 इसका, 7 नंबर ऐसे मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ एक और है, मैंने दूसरे चैप्टर से ले रखा है मेरे भाई, ये देखो, जयंति ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्ते येषाम कीर्ति तनो क्वाचिता। ये महामना मालवीय का है। मैंने कहा ना बाकी जो चैप्टर है उसमें भी एक एक श्लोक हो सकता है, उसको भी पढ़ लेना। तो जयंति ते महाभागा मतलब जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुष की जय हो। जयंति ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्ते येषाम कीर्ति तनो क्वाचिता, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है। तो ऐसे लिखो, संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश ऐसे लोग हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। चैप्टर का नाम बदल दिया बस। अनुवाद देखो, जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुषों की जय हो, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है। 7 नंबर फिक्स है मेरे भाई। अब चलते हैं अपने 100% फिक्स टॉपिक, जो अगला है रस छंद अलंकार है। देखो मैंने बताया था कि 33 नंबर के तो टॉपिक दिख रहे हैं, 7 नंबर का एक मैं सीक्रेट बताऊंगा। देखो भैया, संस्कृत का गद्यांश है वो सीक्रेट, ये भी फिक्स होता है। आप कौन कौन सा चैप्टर पढ़ लेना, जातक कथा, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांता, संस्कृत भाषा या महत्वम, ये 4 चैप्टर पढ़ लो, ये भी आपका फिक्स है, ठीक है। चलो अब रस छंद अलंकार को देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, अगला टॉपिक जो हमारा है ना, रस छंद अलंकार है भैया। 6 नंबर कंप्लीट कराऊंगा विथ ट्रिक, मतलब 100% फिक्स है। 6 नंबर ट्रिक से आपको मैं बताऊंगा। 2 नंबर का रस, 2 नंबर का छंद, 2 नंबर का अलंकार, मतलब 6 नंबर कंप्लीट, ठीक है। हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। चलो मैं ट्रिक के साथ बताऊंगा कैसे डेफिनेशन बनाना है। सबसे पहले रस को समझते हैं। रस जो है 2 नंबर का आता है। देखो भैया, ट्रिक क्या है? अस्थाई भाव है। जैसे रस जो होते हैं ना, उसके अस्थाई भाव होते हैं। जैसे हास्य रस का अस्थाई भाव हास, करुण रस का अस्थाई भाव शोक, वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले हास्य रस का परिभाषा बनाते हैं। देखो, हास्य रस का अस्थाई भाव हास है। पहले लाइन में हमने अस्थाई भाव ही लिख दिया है, हास्य रस का अस्थाई भाव हास है, ठीक है। जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तो हास्य रस कहलाता है। अब देखो दूसरी लाइन जो है, जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तब हास्य रस कहलाता है। ऐसे करुण रस का डेफिनेशन कैसे बनाओगे? देखो, पहले इसका अस्थाई भाव लिख दो। करुण रस का अस्थाई भाव शोक है, ठीक है, लिख दिया पहला लाइन। फिर जब शोक नामक, हास की जगह पर शोक कर दो, बाकी सेम कर दो। जब शोक नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस उत्पन्न होता है, करुण रस कहलाता है, ठीक है। वीर रस का लिखना हो तो वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह है। जब उत्साह नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तब वो वीर रस कहलाता है। बस ये ट्रिक है मेरे भाई, सीक्रेट है, चुपके से जान लो। उदाहरण देखो हास्य रस का,
नाना वाहन नाना वेशा विहसे शिव समास देखा को मुखहीन विपुल मुख का हो बिन पद कर को बहुपद बाहु। ठीक है, ये हमारे जो भोले शंकर जी हैं उनके शादी जब हो रही थी ना उसकी लाइनें हैं। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो, या कोई दूसरा अगर आप लोगों को याद है तो उसको भी लिख सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। करुण रस का देखो सेम डेफिनेशन, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। जैसे उदाहरण, क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृदु पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घन अलकों में। देखो, अगर आपको परिभाषा दूसरे तरीके से याद कर लिया है आपने ना, तो उसको भी लिख सकते हो, और ये ट्रिक वाला भी लिख सकते हो, जैसा आप चाहो। उदाहरण में कई उदाहरण है, आपने दूसरा याद किया उसको ही लिख लो, ऐसा नहीं जो सर जी बता रहे बस वही लिखो। आपने पहले से याद कर रखा है भाई, तो उसको क्यों बेस्ट जाने दें, वो हमें याद है, तो उसको भी लिख सकते हो। ठीक है, वीर रस को देख लो। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव और संचारी भाव से सहयोग करता है तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। जैसे उदाहरण, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बस हो गया भाई। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है वीर रस का, वीरता। अब छंद पे चलेंगे, रस में 3 रस पढ़ लो, हास्य रस, करुण रस, वीर रस। आप पढ़ सको तो श्रृंगार रस को भी पढ़ लेना। ठीक है, श्रृंगार रस में जो वियोग श्रृंगार है और संयोग, इनको भी पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। छंद में चौपाई पढ़ लेते हैं ध्यान से, इसमें मात्राएं भी हमें गिनना पड़ेगा तो थोड़ा ध्यान देना है। देखो, चौपाई सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। भैया चौपाई मतलब 4 पांव, 4 चरण इसके होंगे, चरण का मतलब पैर। ठीक है, जैसे उदाहरण, बंदहु गुरु पद पदुम परागा शुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमीय मूरी मय चूरन चारु शमन सकल भव रुज परिवारु। ये पहला चरण, ये दूसरा, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ये जो फुल स्टॉप लगा है ना, समझ जाना। मात्राएं गिनते हैं, बा के ऊपर बिंदी है 2 मात्रा। देखो 2 मात्रा को ऐसे प्रदर्शित करेंगे, एक को ऐसे सिंगल, एक तो एक ही रहेगा, तो 2 1 3 1 4 1 5 1 6। गुरु है, छोटाऊ है, तो 6 7 8 9 10 11 12 2 14 2 16 16 इसमें हो गई। इसमें देखो 1 1 2 1 3 4 2 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 2 14 2 16, इसमें भी 16 हो गई। 1 2 3 2 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11 1 12 2 14 और 2 16। चारू है, चारू नहीं है, इस पे बड़ाऊ का मात्रा है तो 2 लिया जाएगा। इसमें 1 1 2 1 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 14 2 16। ठीक है, तो हर एक चरण में 16 मात्रा है, ये होगा चौपाई। ठीक है, देखो सारे चरण में 16 हैं। ठीक है, और एक चीज और ध्यान देंगे ना, तो हर चरण के लास्ट में 2 मात्रा का जोड़ा है, 2 ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बाकी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, तुरंत ले लो। चलो अब चलते हैं दोहा पे। तो देखो दोहा अर्धशम मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होंगी। मतलब दोहा में क्या होगा, पहले और तीसरे चरण में 13 दूसरे और चौथे चरण में 11 जैसे उदाहरण, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई जातन की झाई परे श्याम हरिद्युत हुई। तो देखो मेरी 2 2 4 1 5 6 2 8 2 10 1 11 2 13, इसमें 2 पहले और तीसरे में 13, तो पहले में 13 हो गया, दूसरे में देखो 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 1 11 2 13। ठीक है, इसमें 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11। ठीक है, देखो 11 मात्रा होगी दूसरे और चौथे में, तो 2 1 3 1 4 5 6 7 8 2 10 1 11। तो पहले तीसरे में 13, दूसरे चौथे में 11, ये होगा दोहा। समझ में आ रहा है मेरे मुन्ना? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बस ऐसे समझते चलो। अगला सोरठा। सोरठा जो है दोहा का उल्टा होता है। देखो सोरठा अर्धसमात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है। जैसे देखो उल्टा है उसका, ठीक है, 100% फिक्स है, उल्टा हो या सीधा पढ़ना है। देखो ये पहला चरण है, 2 1 3 1 4 पहले और तीसरे में 11, ठीक है,
तो 4 2 6 7 1 8 2 10 11, और तीसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 11। तो पहले तीसरे में 11 11, दूसरे चौथे में 13 13। देखो 1 1 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 1 9 2 11 1 12 1 13। इसमें 2 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13। तो पहले तीसरे में 11 11, दूसरे चौथे में 13 13। ये होगा सोरठा। सोरठा जो है दोहा का उल्टा होता है, या दोहा सोरठा का उल्टा होता है। भाई एक दूसरे के उल्टे हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। तो छंद में मैंने 3 बताया, सोरठा, दोहा और चौपाई, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अलंकार में हम पहले अनुप्रास अलंकार पढ़ेंगे। देखो वो अलंकार जिसमें समान वर्णों की, वर्ण कर दीजिएगा, समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। स्पष्टीकरण कर दो कि भाई यहां पे अनुप्रास अलंकार क्यों है। इन पंक्तियों में चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, अतः यहां अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, मतलब अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होगी। ठीक है, चलो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। यमक अलंकार, देखो यमक, इसको या कर देना। यमक का अर्थ है युग्म अर्थात जोड़ा। वो अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, यमक अलंकार कहलाता है। उदाहरण देखो, काली घटा का घमंड घटा, नभमंडल तारक वृंद खिले। अब यहां पे घटा शब्द 2 बार आया है, लेकिन वर्ड तो सेम है लेकिन अर्थ अलग अलग है। देखो स्पष्टीकरण, इस उदाहरण में घटा शब्द 2 बार आया और दोनों स्थानों पर इसका अर्थ भिन्न भिन्न है। पहले घटा का मतलब है बादल, दूसरे घटा का मतलब घट गया या कम हो गया। काली घटा का घमंड घटा, घटा का मतलब बादल, दूसरे का मतलब घट गया या कम हो गया, बस हो गया, सिंपल सा। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है। मतलब एक ही शब्द जो है एक से अधिक बार आएगा, उसके अर्थ भिन्न भिन्न होंगे। चलो रूपक, जहां उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी उपमेय क्या है, उपमान क्या है? उपमेय का मतलब जिसकी तुलना की जाए, उपमान का मतलब जिससे तुलना की जाए। जैसे उदाहरण, चरण कमल बंदो हरिराई, कृष्ण जी के जो चरण है वो कमल के समान है। तो किसकी तुलना की जाती है? जिसकी तुलना की जाए चरण की, तो ये उपमेय होगा। किससे की जा रही है? कमल से, ये उपमान होगा। ठीक है, स्पष्टीकरण ऐसे कर देना, काम खत्म। अगला उपमा अलंकार, जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृत, स्वभाव आदि में समानता दिखाया जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण, हरिपद कोमल कमल से। ठीक है, अब यहां पे देखो हरि जी के जो पैर हैं वो कमल के समान कोमल हैं। स्पष्टीकरण, उपमेय क्या होगा? हरिपद, जिसकी तुलना की जाए तो हरिपद, ठीक है, हरि जी के पैर, तो ये होगा उपमेय। उपमान, जिससे तुलना की जाए कमल, कमल से तुलना की जा रही है तो उपमान होगा। साधारण धर्म कोमल, मतलब जो विशेषता है वो साधारण धर्म, और वाचक शब्द होगा से। ठीक है, बस हो गया, 2 नंबर फिक्स। अगला, बस खत्म हो गया हमारा 100% फिक्स टॉपिक जो है वो यहां पे फिक्स हुआ। मैंने आपको इस वीडियो में हिंदी के इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय, कहानी, खंड काव्य, हिंदी संस्कृत का पद्यांश, रस, छंद, अलंकार सारे एक ही वीडियो में बता दिए। ये सब 100% फिक्स टॉपिक है, मतलब इनको बिल्कुल भी मत छोड़ना मेरे भाई, क्योंकि ये स्पेशल टॉपिक है। ठीक है, बाकी मैंने बताया हिंदी संस्कृत का जो गद्यांश है उसमें आप जातक कथा, महामना मालविया, पंचशील, सिद्धांता, संस्कृत भाषा या महत्तम, इन चैप्टर को पढ़ लेना, काम खत्म है। पूरे 40 नंबर समझ लो, आपका 100% फिक्स है। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।